फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव पांडे अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें। तब क्योंकि जब भी नया कोई वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। आज हम एक लाइफ सेविंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं जिसको हम BLS या CPR के नाम से जानते हैं। BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट और CPR का मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी का मतलब लंग्स और रिसस्टिकेशन का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। तो आइए आज सीखते हैं कि हम किसी की ज़िंदगी कैसे बचा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ज़िंदगी देने वाला ऊपर वाला है, पर उसने आपको ये काम सौंप दिया है कि आप किसी की ज़िंदगी को बचाने में मदद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो AHA के द्वारा एक गाइडलाइन दी गई थी जिसको हम क्या कहते हैं, DRCABD कहते हैं। तो D फॉर होता है डेंजर, R फॉर होता है रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स के साथ में हम रेस्पायरेशन चेक करते हैं। C से होता है सर्कुलेशन जिसमें हम उसका पल्स चेक करते हैं और चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। फिर आता है एयरवे। तो एयरवे कैसे ओपन करते हैं उसकी 2 टेक्निक हैं, उसको देखेंगे। फिर आता है ब्रीथिंग, उसको सांसें कैसे देना है। और फाइनली क्या है, डिफिब्रिलेटर या जिसको हम AED कहते हैं या शॉक मशीन के नाम से जानते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं। आइए 1 to 1 देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें डेंजर की। तो डेंजर मतलब जहां भी हमारा पेशेंट है उस जगह पे वो जगह सुरक्षित है कि नहीं, किसके लिए। चूंकि मैं उसकी हेल्प करने जा रहा हूं तो मेरी सुरक्षा होना चाहिए, मैं सुरक्षित रहूंगा तभी किसी की मदद करूंगा। मेरे साथ में अगर कोई है उसकी भी सुरक्षा उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा मरीज या विक्टिम वो सुरक्षित जगह पे होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी पेशेंट के पास जाते हैं 3 चीज़ें होनी चाहिए। आप सुरक्षित हैं कि नहीं, आपका मरीज सुरक्षित है कि नहीं, और अगर आपके साथ में कोई है वो भी सुरक्षित है कि नहीं। अगर ये सब सुरक्षित हैं तभी हम पेशेंट के पास पहुंचेंगे। अब पेशेंट के पास हम पहुंचे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसका रिस्पांस चेक करना है। रिस्पांस चेक करना मतलब सेकेंड्स आउट, मतलब उसको हिलाना भी है और साथ में उसके नॉइस भी करना है, शाउट भी करना है। उसको हम कहते हैं सेकेंड शाउट। आइए करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट के पास बैठ गए और पेशेंट के कान के पास गए और उससे पूछते हैं, आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। इस तरीके से हमने पेशेंट के पास शेक किया उसके शोल्डर्स में और साथ में हमने उसके कान के पास क्या किया, नॉइस किया। इससे क्या होगा कि अगर पेशेंट हो सकता है अनकॉन्शियस हो या हो सकता है वो स्लीपिंग में हो, नींद में हो, तो हमको क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स कर देगा। अगर इस कंडीशन में रिस्पॉन्स नहीं किया तो हमको इसके साथ ही क्या करना है कि जब हम झुके थे तो हमारी जो आंखें हैं वो उसके चेस्ट के मूवमेंट को देखेंगी। चेस्ट के मूवमेंट का देखने का मतलब होता है कि उसकी चेस्ट क्या होगी, अप डाउन होती है या नहीं होती है। तो हमने चेस्ट के मूवमेंट देख लिए। अब चेस्ट के मूवमेंट नहीं हो रहे हैं तो हमको आगे की प्रोसेस करना है, C पे जाएंगे और C का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो उस व्यक्ति का हमको क्या करना है, सर्कुलेशन चेक करना है। सर्कुलेशन कैसे चेक करते हैं, सर्कुलेशन मतलब हार्ट हमारा काम कर रहा है तभी ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर होगा। तो हमको क्या करना है, उसका सर्कुलेशन चेक करना है। सर्कुलेशन कैसे चेक करते हैं कि उसकी, अगर वो एडल्ट है, अगर वो चाइल्ड है, तो हम क्या करेंगे, उसकी कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी कहाँ, गले में होती है। दोनों साइड में एक एक कैरोटिड आर्टरी होती है। किसी एक साइड में हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। कितना देर चेक करना है, टाइम 5 to 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड करना है एडल्ट में और चाइल्ड में। अगर वहीं इन्फेंट है तो इन्फेंट में हमको कितना करना है, 3 to 5 सेकेंड, 3 से 5 सेकेंड करना है। 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है सर्कुलेशन में। इसके बाद अगर पल्स अब्सेंट है, चाहे तो एडल्ट हो, चाहे तो पीडिया हो, बच्चा हो, या फिर इन्फेंट हो, तीनों ग्रुप में अगर पल्स आपको नहीं मिल रहा है, अब्सेंट है, तो हमको चेस्ट कंप्रेशन की तरफ जाना है। लेकिन अगर पीडिया मतलब बच्चा है और इन्फेंट है, उसमें पल्स का रेशियो 60 से नीचे जा रहा है, लेस देन 60, 1 मिनट में पल्स का रेशियो 60 से नीचे जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन करना है हमको। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि नॉर्मल किसी इन्फेंट का पल्स रेट कितना होता है, 140 से 160 पर मिनट होता है, मतलब 140 से 160 होता है। लेकिन यहाँ पे 60 से कम हो रहा है, इसका मतलब उसका हार्ट
और उसका लंग्स क्या है, धीरे धीरे स्लोवर होते चले जा रहे हैं, बंद होने की तरफ जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो चेस्ट कंप्रेशन देने के पहले हमको ये पता होना चाहिए पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। मतलब जब हमको चेस्ट कंप्रेशन करना है, बड़ी तेजी से करना है और जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, अलाउ द फुल रिकॉइल ऑफ द चेस्ट, मतलब हमने एक बार पुश किया और पुश करने के बाद हमको ये ध्यान रखना है कि ये वापस नॉर्मल आना चाहिए चेस्ट, ये होता है अलाउ टू फुल रिकॉइल। क्यों? क्योंकि अगर हम क्या कर रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशन करके हार्ट को पंप करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जब तक उसको पुश नहीं करेंगे और वापस नहीं आने देंगे तो हार्ट के अंदर ब्लड आएगा नहीं और बाहर जाएगा नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है, अलाउ टू फुल रिकॉइल, मतलब एक बार आपने पुश किया और उसको नॉर्मल आने दीजिए, फिर दोबारा करिए। फिर मिनिमल इंटरप्शन, मिनिमल इंटरप्शन का मतलब होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि एक चेस्ट कंप्रेशन और दूसरे चेस्ट कंप्रेशन के बीच का जो गैप है कम से कम होना चाहिए। जितना कम गैप होगा उतने उसके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर अवॉइड द एक्सेसिव वेंटिलेशन, एक्सेसिव वेंटिलेशन मतलब जो एक्स्ट्रा एयर है वो नहीं देनी। हमारा आपका नॉर्मल ब्रीथिंग क्या होता है, हम एक सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर गई, फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, फिर दोबारा ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो ऐसे ही हमको क्या है, उसको ब्रीथिंग देने की कोशिश करनी है, एक्स्ट्रा ब्रीथिंग नहीं देनी, ताकि उसके लंग्स में क्या हो जाए, इकट्ठा नहीं हो जाए। अब बात करते हैं चेस्ट कंप्रेशन की। तो सबसे पहले प्लेस, कौन सी जगह है जहां पे हमको चेस्ट कंप्रेशन करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस व्यक्ति के, जो भी व्यक्ति है उसके दोनों निप्पल्स के बीच इंटरमेमरी लाइन, इंटरमेमरी लाइन मतलब जो दोनों ब्रेस्ट ग्लैंड हैं उनके बीच हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो जहां पे हमारी स्टर्नम बोन को क्या करती है, क्रॉस करती है। तो वो जो क्रॉसिंग पॉइंट है, जंक्शन है, उस जगह पे हमको क्या करना है, हाथ रखना है। किसमें, एडल्ट में और चाइल्ड में। अगर एडल्ट है आपके पास या चाइल्ड है तो उसमें हमको कहाँ रखना है, इंटरमेमरी लाइन, इंटरमेमरी लाइन के ऊपर हमको क्या करना है, हाथ रखना है। अगर वही इन्फेंट है, आपका जो पेशेंट है, मरीज है, वो क्या है, इन्फेंट है, मतलब 1 साल से छोटा बच्चा है, उस पे कहाँ रखना है, जस्ट बिलो द इंटरमेमरी लाइन, मतलब जो इंटरमेमरी लाइन है उसके ठीक नीचे ही हमको क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन करना है। ठीक है, तो ये हो गया प्लेस। फिर बात करें डेप्थ की, कितनी गहराई पे देना है। तो डेप्थ कितनी है, एडल्ट और चाइल्ड में कितना, 2 इंचेस, मतलब कि हमको उसके अंदर 2 इंच गहराई तक चेस्ट कंप्रेशन करना है, एडल्ट में और चाइल्ड में। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो 5 सेंटीमीटर का जो है गहराई रखनी है। लेकिन अगर वो इन्फेंट है, बच्चा है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, 1.5 इंच या फिर 4 सेंटीमीटर। मतलब अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसमें 1.5 इंच और 1.5 इंच के साथ साथ अपन कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर की गहराई रखना है। फिर बात करते हैं रेट की, कितना देना है। तो 1 मिनट में हमको 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन देना है। कितना, 1 मिनट में 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन देना, मतलब हर 1 मिनट में हर 1 सेकेंड में आपको कितना देना है, 2 चेस्ट कंप्रेशन करना है, तब जाके कहीं 1 मिनट में आप 100 से 120 के बीच में पहुंच पाएंगे। फिर बात करें मेथड की, कैसे देना है। अगर आपके पास एडल्ट है तो एडल्ट को आपको क्या करना है, 2 हैंड्स का उपयोग करना है। ठीक है, अगर एडल्ट है तो 2 हैंड का उपयोग करिए। अगर आपके पास चाइल्ड है तो आप 2 हैंड्स का भी उपयोग कर सकते हैं और साथ में 1 हैंड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बच्चा है, छोटा बच्चा है जो 1 साल से छोटा है, इन्फेंट है, उस कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है कि वहां पे 2 फिंगर टेक्निक का उपयोग करना है। सपोज एक बच्चा है और इसको आपको क्या करना है, 2 फिंगर टेक्निक, 2 फिंगर टेक्निक अगर कर तो 2 फिंगर टेक्निक का उपयोग करेंगे। वही इंटरमेमरी लाइन के जस्ट नीचे आपको क्या रखना है, 2 फिंगर से उसको चेस्ट कंप्रेशन करना है। अगर सिंगल व्यक्ति है, अगर करने वाले 2 लोग हैं, 2 रेस्क्यूअर हैं, करने वाले 2 लोग हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि यहां पे आप क्या करेंगे, थंब इनसर्कलिंग मेथड का उपयोग करेंगे। थंब इनसर्कलिंग मेथड क्या होती कि यहां पे दोनों थंब आपके कहां पे जाएंगे, इंटरमेमरी लाइन के जस्ट नीचे जाएंगे और आपके हाथ क्या करेंगे, उस बच्चे को इस तरीके से क्या करेंगे, ग्रैप्स कर लेंगे, पकड़ लेंगे। मतलब वो बच्चा क्या हो गया, आपके हाथ ने क्या किया, बच्चे को सर्किल बना के पकड़ लिया। इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं अगर करने वाले 2 लोग हैं। तो एक बंदा क्या करेगा, चेस्ट कंप्रेशन करेगा और सेकंड जो बंदा है वो क्या करेगा, उसी टाइम पे उसको ब्रीथिंग देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये था मेथड। एडल्ट में देख लिया आपने,
2 हैंड्स का उपयोग करना है, चाइल्ड में 2 हैंड्स का उपयोग करना है, या सिंगल हैंड का भी उपयोग कर सकते हैं। इन्फेंट है तो 2 टेक्निक, इन्फेंट है तो 2 टेक्निक कौन कौन सी? पहला, अगर करने वाला सिंगल व्यक्ति है तो आपको 2 फिंगर टेक्निक का उपयोग करना है। अगर करने वाले 2 लोग हैं तो थंब इंसर्कलिंग मेथड का उपयोग करके 2 हाथों से क्या कर सकते हैं आप, दोनों अंगूठों से उसको चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। जो सेकेंड पर्सन है वो क्या करेगा, ब्रीथिंग दे देगा। सॉरी। इसके बाद बात करते हैं रेशियो की, कितना देना है। तो अगर एडल्ट पर्सन है तो 30:2, और अगर चाइल्ड है और इन्फेंट है और करने वाला सिंगल व्यक्ति है तो भी हमको क्या करना है, 30:2 का रेशियो रखना है। अगर करने वाले 2 लोग हैं तो 15:2 का रेशियो रख सकते हैं। तो आइए, यहाँ पे मेरे पास एडल्ट बॉडी है, यहाँ पे हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं और उसके बाद आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो चेस्ट कंप्रेशन के लिए ध्यान रखिए कि आपको अपने घुटने के बल बैठ जाना है पेशेंट के साइड में, एक हाथ नीचे, दूसरा हाथ उसके ऊपर लगा के उसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद जब आप चेस्ट कंप्रेशन करना शुरू करेंगे तो आपको ध्यान रखना कि आपके हाथ यहाँ से फोल्ड ना हो, एल्बो जॉइंट मुड़े नहीं, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और अपनी कमर से ऊपर का सारा वजन क्या है उस बॉडी के ऊपर ट्रांसमिट कर देना है। सो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 30 चेस्ट कंप्रेशन हमने दिया एडल्ट को। इसके बाद बात करते हैं एयरवे की। एयरवे कैसे ओपन करना है? तो एयरवे मतलब सांस का रास्ता। तो सांस का रास्ता ओपन करने के लिए 2 टेक्निक होती। पहला, हेड टिल चिन लिफ्ट। हेड टिल चिन लिफ्ट का मतलब कि उसके हेड को टिल करना और चिन वाले हिस्से को लिफ्ट करना। तो आइए करते हैं। तो ये आपने एक हाथ की हथेली उसके हेड के ऊपर लगाई और दूसरे हाथ से आपने क्या किया, ये दूसरे हाथ की 2 उंगलियां उसके चिन पे लगाई। फिर आपको हेड को टिल करना, नीचे पुश करना और चिन को हिस्से को ऊपर की तरफ उठाना है। ये होता है हेड टिल चिन लिफ्ट। नोज को पिंच करेंगे। 1 ब्रीथिंग फॉर 1 सेकेंड, एक सांस देंगे और उसके 6 सेकेंड बाद दूसरी सांस देंगे। फिर काउंट किया 1 2 3 4 5 6। ये था हेड टिल चिन लिफ्ट। अब आप जानिए कि हेड टिल चिन लिफ्ट कब करते हैं। तो पहला तो क्या गाइडलाइन है कि जब पेशेंट क्या हो, मेडिकल हो। मेडिकल मतलब कि जब उसको कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ हो। जैसे हार्ट अटैक का एक केस था जिसमें आप CPR देने गए, वो मेडिकल केस है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, हेड टिल चिन लिफ्ट कर सकते हैं। या विटनेस हो, मतलब जो अरेस्ट हुआ है वो विटनेस हो, मतलब किसी ने उसको गिरते हुए, लेटते हुए, हार्ट अटैक आते हुए देखा है। तो इससे क्या कंफर्म हो जाता है, उसके गर्दन में, उसके सर पे कोई इंजुरी नहीं है, कोई चोट के निशान नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं, उसका हेड टिल चिन लिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन आती है जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट कब करते हैं? तो जॉ थ्रस्ट के लिए इंडिकेशन है कि जब कोई इंजुरी सीन हो, मतलब उसके सर पे, उसके गर्दन में कोई चोट आपको दिखाई दे रही है, उस टाइम पे कोई ट्रॉमा का केस है, उस टाइम पे आप क्या करते हैं, जॉ थ्रस्ट करते हैं। और साथ में अनविटनेस अरेस्ट। अनविटनेस मतलब कि अननोन पर्सन पड़ा हुआ है, जिसको देखने वाला, समझने वाला कोई नहीं था। आप जब वहां गए, कोई बताने वाला नहीं था कि इसको क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जॉ थ्रस्ट करना है। जॉ थ्रस्ट क्या करते हैं, उसमें पेशेंट की बॉडी के सर की तरफ जाते हैं, सर की तरफ जाएंगे, थोड़ा पीछे हुए, और ये अपनी दोनों कोहनियां उसके गर्दन के साथ में क्या करना है, आपको सपोर्ट कर देना है। ये इस तरीके से आपने सपोर्ट कर दिया। और सेम टाइम में आपको क्या करना है कि सपोर्ट करते समय आपका चिन, उंगलियां क्या करेंगी, चिन को ऊपर की तरफ उठाएंगी, जिससे एयरवे ओपन हो जाएगा। नोज को पिंच किया। 1 ब्रीथिंग फॉर 1 सेकेंड, सेकेंड ब्रीथिंग आफ्टर 6 सेकेंड। तो 2 सांसें इस तरीके से हमने दी। ये कहलाता है प्रोसेस जॉ थ्रस्ट। और जॉ थ्रस्ट कब करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति क्या है, इंजर्ड हो या उसके गर्दन में, सर में इंजुरी लगी हुई हो, उस टाइम में हम क्या करते हैं, जॉ थ्रस्ट करते हैं। तो ये था एयरवे और सांस देने का। अगर यही कोई बच्चा है, पीडिया है या इन्फेंट है, तो उसमें आपको टाइम गैप थोड़ा सा कम कर लेना है। क्या करेंगे कि अगर 3 to 5 सेकेंड एक सांस दी, उसके 3 से 5 सेकेंड के अंदर आपको दूसरी सांस क्या करना है, रिपीट कर देना है। ठीक है, तो ये था ब्रीथिंग का। फिर आते हैं ब्रीथिंग के बाद आपको डिफिब्रिलेटर, डी
फॉर डिफिब्रिलेटर, मतलब एडी मशीन कैसे उपयोग करनी है उसके लिए। तो एडी मशीन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, अगर नहीं है तो जब तक एम्बुलेंस आपके लिए आती है तब तक यही प्रोसेस आपको 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। आइए, मेरे पास एडी मशीन है, इसको उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले एडी मशीन को चालू करेंगे। मशीन को चालू किया, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है PARAS, पारस। तो पारस में सबसे पहले होता है पावर ऑन। मैंने इस मशीन का पावर ऑन कर दिया। पावर ऑन करने के बाद मशीन को प्लग के साथ कनेक्ट कर दिया। अटैच करने, पैड अटैच करना है। ये पैड लगाया मैंने, फिर पैड अटैच करने के बाद एनालाइज द हार्ट रिदम। रिदम को हार्ट मशीन क्या कर रही है कि हार्ट रिदम को चेक कर रही है। इसके बाद एनालाइज द हार्ट रिदम के बाद आता है A फॉर अवे फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट से दूर हट जाइए, पेशेंट को टच मत करिए। अब मशीन क्या कहती है, शॉक एडवाइस। शॉक एडवाइस मतलब, शॉक एडवाइस का मतलब कि अब वो मशीन क्या है, शॉक देने के लिए तैयार। अब शॉक देने के लिए तैयार है तो उस टाइम पे किसी को टच नहीं करना। जैसे ही वो शॉक एडवाइस करती है तो इसमें पिंक कलर की बटन है जिसको आप क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, और पुश करने के बाद वो शॉक को डिलीवर्ड कर देगी। जैसे ही शॉक डिलीवर्ड हो जाता है वैसे ही क्या है, आपको स्टार्ट कर देना है CPR। शॉक डिलीवर्ड और देन स्टार्ट द CPR। उसके तुरंत बाद आपको CPR क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को जो है शॉक दे सकते हैं शॉक मशीन की सहायता से। इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। साथ में मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ कि किसी भी व्यक्ति को आप वेंटिलेशन कैसे दे सकते हैं। तो एक तो अभी मैं दे रहा था माउथ टू माउथ, आपने देखा। दूसरा, अगर आपके पास क्या है, मास्क उपलब्ध है तो आप मास्क का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सिंपल मास्क या पॉकेट मास्क है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं पेशेंट के नोज के ऊपर लगा के, और इसमें एक टिश्यू पेपर या फिर हैंकी रख के, और इसकी सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्रीथिंग दे सकते हैं। देन अगर आपके पास अम्बू बैग उपलब्ध है तो अम्बू बैग का उपयोग आपको ध्यान रखना है। कब करना है, जब आपके पास करने वाले 2 लोग हों, और ऐसी कंडीशन में जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या करे, अम्बू बैग का उपयोग करना स्टार्ट कर सकता है। तो जैसे उसके सर की तरफ जाएंगे, अम्बू बैग को पकड़ा, पकड़ने के बाद नोज के और माउथ के ऊपर लगाया, और फिर हमको ध्यान रखना है C और E टेक्निक बनाना है। C टेक्निक से हम कैच करते हैं और E टेक्निक से क्या करेंगे कि उसके चिन वाले हिस्से को ऊपर की तरफ एलिवेट करेंगे। E से एलिवेट और C से कैच। कैच से पकड़ लिया और E से क्या किया हमने, उसको एलिवेट किया ऊपर की तरफ, ताकि हमारी ब्रीथिंग का जो रास्ता है, सांस लेने का जो रास्ता है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, सीधा हो जाए, और हमारी जो हवा है, एयर है, वो आसानी से कहाँ तक जाए, लंग्स तक पहुँच जाए। तो 1 ब्रीथिंग देंगे, पूरा रिकॉइल होने देंगे, फिर 6 तक काउंट करके दूसरी ब्रीथिंग देंगे। इस तरीके से हम अम्बू बैग की सहायता से भी पेशेंट को क्या कर सकते हैं, ब्रीथिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप सब लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।